Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। Le-Chatelier's principle: when a system experiences a disturbance such as concentration, temperature or pressure, it will respond to restore a new equilibrium state. Le-Chatelier ने 1885 में यह प्रिंसिपल दिया, जिसके अनुसार साम्यावस्था पर यदि किसी तंत्र के ताप, दाब अथवा सांद्रता को परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता है। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए हमको विभिन्न पैरामीटर का रिएक्शन पर प्रभाव देखना पड़ेगा। तो पहला है चेंज इन कंसंट्रेशन। माना हाइड्रोजन व आयोडीन का एक एक मोल रिएक्शन कर रहा है बंद पात्र में। कुछ समय बाद हाइड्रोजन के अल्फा मॉलिक्यूल और आयोडीन के अल्फा मॉलिक्यूल संयोग करके 2 अल्फा HI बना रहे हैं और अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है। साम्यावस्था पर यदि हम हाइड्रोजन अथवा आयोडीन की सांद्रता को बढ़ा दें, अर्थात बंद पात्र में आयोडीन अथवा हाइड्रोजन की कुछ मात्रा डाल दें, तो साम्यावस्था में परिवर्तन हो जाएगा। साम्यावस्था पर कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 इज इक्वल टू Kc, जो स्थिरांक होता है। अर्थात साम्यावस्था पर HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर तथा हाइड्रोजन व आयोडीन का अनुपात स्थिर रहता है। यदि ऐसी स्थिति में हम हाइड्रोजन अथवा आयोडीन में से किसी का भी मान बढ़ा दें तो Kc का मान कम हो जाएगा और स्थिर ताप पर Kc का मान सदैव स्थिर रहता है। अतः Kc के मान को स्थिर रखने के लिए HI का मान बढ़ेगा और हाइड्रोजन तथा आयोडीन का मान कम होगा। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और आयोडीन संयोग करके HI बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा HI बनाएंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और साम्यावस्था दाईं ओर खसक जाएगा। अतः हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलके HI दे रहे हैं तो वो साम्यावस्था दाईं ओर खिसक जाएगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि तीनों की सांद्रता पुनः साम्य स्थापित न हो जाए, अर्थात Kc का मान स्थिर हो जाए। यदि हाइड्रोजन अथवा आयोडीन की सांद्रता बढ़ाने की जगह हम HI की सांद्रता कम कर दें तो साम्य दाईं ओर ही खिसकेगा, क्योंकि उस स्थिति में HI की सांद्रता वापस बढ़ जाएगी और परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अतः हाइड्रोजन और आयोडीन जो HI दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा जो साम्य है वो दाईं ओर ही रहेगा। कि अतः किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए हम दो तरह से इसमें या तो हम कंसंट्रेशन किस क्रियाकारकों की बढ़ाएंगे या हम उत्पाद की कंसंट्रेशन कम करेंगे, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। चेंज इन टेम्परेचर।
हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर ताप परिवर्तन का प्रभाव एक दूसरे से रिवर्स होता है। तो पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लेते हैं। इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रियाएं में यदि ताप को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का साम्य बाईं ओर खसक जाएगा, क्योंकि उस दिशा में ऊष्मा काम आ जाएगी और बढ़े हुए ताप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं और 22,400 कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। माना साम्यावस्था पर इसका ताप 100 डिग्री बढ़ाकर T1 से हम T2 कर दें तो साम्य बाईं ओर खसक जाएगा, जो हमने इस रिएक्शन में N2+H2 कन्वर्ट इनटू अमोनिया एट टेम्परेचर T2 में दिखा रखा है। इसके विपरीत यदि साम्यावस्था पर 100 डिग्री टेम्परेचर घटा दें तो या T3 कर दें तो साम्य दाईं ओर खसक जाएगा, क्योंकि इस दिशा में ऊष्मा मुक्त होगी और घटे हुए ताप परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप का प्रभाव उपयुक्त मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बिल्कुल उल्टा या विपरीत होता है। इन अभिक्रियाओं में साम्यावस्था पर ताप बढ़ाने से साम्य दाईं ओर तथा घटाने से बाईं ओर खसक जाता है, जैसा हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में दिखा रखा है, जिसमें टेम्परेचर का प्रभाव एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ठीक विपरीत होता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप को कम रखना चाहिए और एक ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रिया से अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया को उच्च ताप पर संपन्न कराना चाहिए। चेंज ऑफ प्रेशर या दाब परिवर्तन। दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। गैसीय अभिक्रियाएं सदैव बंद पात्र या क्लोज वेसल में संपन्न होती हैं, अतः उनका आयतन स्थिर रहता है। यदि किसी दिए गए आयतन में यदि किसी गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाए तो गैस का दाब अधिक हो जाएगा। इसके विपरीत किसी आयतन में गैस के अणुओं की संख्या कम हो जाए तो दाब कम हो जाएगा। गैसीय अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव केवल उस स्थिति में होता है जब क्रियाकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या में अंतर हो। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर 2HI बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एक मोल मिलकर 2NO बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ओर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या समान है। इसके विपरीत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं या PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 प्लस Cl2 में बदलता है। इन अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही क्रियाकारक और उत्पाद अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दोनों में परिवर्तन विपरीत है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अमोनिया बनाते हैं तो अणुओं की संख्या घट रही है, जबकि दूसरे रिएक्शन में PCl5 वाली में अणुओं की संख्या बढ़ रही है। अतः इन पर दाब का प्रभाव भी अपोजिट या विपरीत होगा।
पहले हम ले लेते हैं अभिक्रिया जिनमें अणुओं की संख्या घट रही हो। नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस इन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में अर्थात उत्पाद के बनने में अणुओं की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि दाब में कमी आ रही है। ऐसी अभिक्रियाओं की साम्यावस्था पर यदि दाब को उच्च कर दिया जाए तो साम्य दाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि इस स्थिति में दाब वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो रहा है। तो अभिक्रिया P2 के प्रेशर पर होगी। इसके विपरीत यदि दाब कम कर दिया जाए, मतलब P3 कर दिया जाए, तो साम्य बाईं ओर खिसक जाएगा। अभिक्रिया जिनमें अणुओं की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेज इन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव उपरोक्त अभिक्रिया से विपरीत रहेगा, अर्थात इन अभिक्रियाओं में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए दाब को कम रखना पड़ेगा। तो प्रेशर अगर हम कम रख रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इन अभिक्रियाओं से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन के उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या घट रही है तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें दाब को उच्च रखना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन के उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऐसी अभिक्रियाओं को निम्न दाब पर संपन्न कराना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ ली Chatelier प्रिंसिपल ऑन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर ली Chatelier सिद्धांत के अनुप्रयोग। रासायनिक परिवर्तन की भांति भौतिक परिवर्तन के साम्य पर भी ली Chatelier सिद्धांत लागू होता है। तो इसको देखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। गलन के समय पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था साम्यावस्था में रहती है। अधिकांश ठोस के पिघलने पर आयतन बढ़ता है और किसी तंत्र पर दाब बढ़ाने से उसके आयतन में कमी होती है। अतः उच्च दाब पर यदि हम किसी पदार्थ को पिघालते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात उच्च दाब पर पदार्थों के गलनांक भी उच्च हो जाते हैं। साथ ही कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिनका पिघलने पर आयतन कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बर्फ ले सकते हैं। बर्फ को पिघालने पर आयतन कम हो जाता है, अतः यदि बर्फ पर दाब बढ़ाया जाए तो ली Chatelier के नियम अनुसार बर्फ के पिघलने पर साम्य दाईं ओर खसक जाएगा, जिधर बढ़े हुए दाब के प्रभाव को नष्ट करा जा सके। अर्थात बर्फ अधिक पिघलती हो तो इस प्रकार कम ऊर्जा देने पर भी बर्फ पिघलती जाएगी, अर्थात उच्च दाब पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। दूसरा, द्रवों के वाष्पीकरण पर ताप व दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। वाष्पीकरण के दौरान पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। द्रवों के वाष्पीकरण पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और आयतन में वृद्धि होती है। अतः वाष्पीकरण की साम्यावस्था पर यदि ताप को बढ़ाया जाए तो उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अधिक मात्रा में द्रव ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाएगा, और यदि दाब बढ़ा दें तो अधिकांश वाष्प संघनित होकर द्रव में बदलती जाएगी, जिससे दाब वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाए। अतः हम ये कह सकते हैं कि
द्रवों के वाष्पीकरण को तेज करने के लिए तंत्र के ताप को बढ़ाना चाहिए और दाब को कम कर देना चाहिए। तीसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। किसी द्रव के क्वथन में भी द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में बदलती है और द्रव की सतह पर वाष्प दाब बनता है और वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर होते ही द्रव उबलने लगता है। ऐसे तंत्र की साम्यावस्था पर यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तो द्रव की सतह पर दाब बढ़ जाएगा और उस प्रभाव को नष्ट करने के लिए द्रव के वाष्पीकरण की गति कम हो जाएगी और उसे बढ़ाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अतः उच्च दाब पर द्रवों के क्वथनांक भी उच्च हो जाते हैं। इस सिद्धांत के पर ही प्रेशर कुकर काम करता है। प्रेशर कुकर में दाब को उच्च किया जाता है जिससे जल का क्वथनांक उच्च हो जाता है और उच्च ताप प्राप्त करने के कारण उसमें जो हम खाना पकाते हैं वो जल्दी पक जाता है। चौथा है ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। कुछ ठोस जैसे KOH, CaOH, वोल्टवाइज आदि जल में घुलकर ऊष्मा मुक्त करते हैं और कुछ ठोस जैसे अमोनियम क्लोराइड KCl जल में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अतः विलयन बनाते समय यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो लीशे-तेलीय सिद्धांत के अनुसार इस ताप वृद्धि के प्रभाव को नष्ट करने के लिए KOH की विलेयता तो कम हो जाएगी और अमोनियम क्लोराइड की विलेयता बढ़ जाएगी। हैबर विधि द्वारा अधिकतम मात्रा में अमोनिया प्राप्त करना। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। लीशे-तेलीय सिद्धांत के अनुसार ही अमोनिया के उत्पादन की हैबर विधि में अमोनिया की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए हम तंत्र का ताप कम रखते हैं, इसलिए अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। दाब उच्च रखते हैं। नाइट्रोजन व या हाइड्रोजन में से एक क्रियाकारक की उच्च सांद्रता लेते हैं। अमोनिया को तंत्र से द्रवित करके निकालते जाते हैं, अर्थात अमोनिया की सांद्रता कम करते जाते हैं जिससे हमें अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त हो। साम्यावस्था पर अक्रियाशील गैसों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। किसी साम्यावस्था पर यदि अक्रियाशील गैसें जैसे हीलियम, नियॉन आदि मिला दी जाए तो सिस्टम का दाब स्थिर बना रहे तो स्पष्ट है कि निकाय का आयतन बढ़ता है। इस स्थिति में साम्य उस ओर अग्रसर होगा जिस ओर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है। दूसरी ओर यदि निकाय का आयतन स्थिर बना रहे तो निकाय का दाब बढ़ता जाएगा, परंतु साम्य की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि अभिकारकों अथवा उत्पादों के मोलों की संख्या तथा पात्र के आयतन का अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात अभिकारकों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता में कोई अंतर नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का प्रभाव। साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कार्य होता है कि पदार्थ की सक्रिय ऊर्जा को कम करना। कोई भी अणु तब तक क्रिया नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी तक ना हो जाए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में
इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है, अर्थात थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन भी उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रभावित होती है और सक्रियण ऊर्जा में कमी आने के कारण ये शीघ्रता से संपन्न हो जाती हैं और अभिक्रिया साम्य शीघ्र ही स्थापित हो जाता है। क्योंकि उत्प्रेरक सामान्यतः दोनों ओर की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य तो जल्दी स्थापित हो जाएगा, पर साम्य स्थिरांक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।